अध्याय 81 मानव और दानव भाग 1। प्रकाश की दो चमक के गायब होने के बाद जो वस्तुएं दिखाई दी वे दो खजाने थे जिन्हें अब तक बाय जेमिन ने कक्षाओं से प्रकट होते नहीं देखा था और इसलिए उनके पास नहीं था। नारंगी गोले के अंदर से जो खजाना निकला वह एक प्रकार की पोशाक थी जो एक लबादे की तरह दिखती थी, जैसे कि अमर महिलाएं हल्के उपन्यासों में पहनती थी, लेकिन उतनी असाधारण नहीं थी। उत्सुकतावश बाय जेमिन ने गहरे नीले रंग की पोशाक की नोक को छुआ और सामग्री की कोमलता के अलावा वस्तु की जानकारी स्वचालित रूप से उसकी रेटिना में प्रवाहित हो गई। कॉम्बैट रोप, दुर्लभ ग्रेड खजाना, पूर्ण शरीर की पोशाक सामान्य धारदार हथियारों और यहां तक कि छोटे कैलिबर की गोलियों को रोकने में सक्षम है। इसे पहनते समय सभी आंकड़े स्वचालित रूप से जोड़ 5 हो जाते हैं। मूल रूप से कॉम्बैट रॉब कुछ हद तक उनके फुल कोट का ही विस्तार था, सिवाय इसके कि इस मामले में यह महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त था। हालांकि खजाने के वर्णन में कुछ मतभेद हैं, बाय जेमिन ने सोचा कि मतभेद शायद उतने बड़े नहीं थे। दूसरा खजाना आश्चर्यजनक रूप से एक क्रॉसबो था जो सूरज की किरणों पर एक धातु संकेत के साथ चमकता था, जो उस सामग्री को स्नान कराता था जिससे ये खजाना बनाया गया था। क्विक क्रॉसबो, सामान्य ग्रेड खजाना, एक क्रॉसबो जो चैम्बर में 5 बोल्ट या तीर तक लोड कर सकता है और प्रति सेकंड 2 बार फायर कर सकता है। सुसज्जित होने पर यह स्वचालित रूप से चपलता को जोड़ 5 अंक और शक्ति को जोड़ 2 अंक तक बढ़ा देता है। तो बाय जेमिन ने अपने बगल के 2 लोगों को देखा और एक हाथ से अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, हम इन चीजों को कैसे बांट सकते हैं? शांगुआन बिन जू और चेन हे ने मलबे के ढेर पर 3 वस्तुओं को देखने से पहले एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और चिंतन की गहरी स्थिति में गिर गए। कई मिनटों के बाद चेन हे ने अपना सिर हिलाया और क्रॉसबो की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे वास्तव में इस समय एक बेहतर हथियार की आवश्यकता है। भले ही मुझे पता हो कि मैं इसे जल्द ही बदल दूंगा, मुझे तब तक जीवित रहना होगा, अन्यथा बाकी सब चीजों का क्या मतलब होगा? बाय जेमिन ने शांगुआन बिन जू की ओर देखा और देखा कि वह उसे संकुचित आंखों से देख रही थी। अधिक सटीक रूप से वह उसकी ओर नहीं देख रही थी, वह उसके कोट को देख रही थी। तुम्हारे लिए सस्ता, बाय जेमिन। शांगुआन बिन जू ने आह भरी और कॉम्बैट रॉब की ओर इशारा किया, जैसा कि चेन हे ने कहा, हालांकि मैं वास्तव में वह कौशल चाहता हूं क्योंकि ये दिखने में जितना कमजोर है, ये निश्चित रूप से उतना आसान नहीं हो सकता है। मुझे पहले जीवित रहने की जरूरत है, फिर उसे खोजने का मौका मिलेगा बाहर, और यद्यपि यह निराशाजनक है, फिर भी मेरे पास 100% आश्वस्त महसूस करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। वास्तव में चेन हे और शांगुआन बिन जू दोनों को फर्स्ट ऑर्डर कौशल अधिकतम स्तर पुनर्जनन चुनने का प्रलोभन दिया गया था। आखिरकार वास्तविकता वैसी ही थी जैसी शांगुआन बिन जू ने कही थी। इस स्तर और क्रम का कौशल निश्चित रूप से किसी भी तरह से सरल नहीं हो सकता है, चाहे वह कितना भी बेकार लगे, और यह बहुत अधिक संभावना है कि उच्च स्तर पर यह चमकेगा और अपना वैभव दिखाएगा। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी अपनी वर्तमान ताकत के साथ सहज महसूस नहीं करता था और बड़ी चुनौतियों से बचने में उनका आत्मविश्वास बहुत अधिक नहीं था, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्व को मारना अभी भी मुश्किल था, और हर बार जब वे अपनी तुलना बाय जेमिन से करते थे तो उन्हें बुरा लगता था। ये चेन हे के लिए विशेष रूप से सच था। कॉम्बैट रॉब प्राप्त करके शांगुआन बिन जू द्वारा प्राप्त आंकड़े 5 स्तरों के बराबर होंगे, इस पर विचार करते हुए कि प्रत्येक स्तर पर 2 स्टेटस पॉइंट दिए गए हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे कैलिबर की गोलियों और चाकू जैसे ब्लेड वाले हथियारों से सुरक्षा। इस बीच क्विक क्रॉसबो प्राप्त करके चेन हे को न केवल युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त हथियार मिलेगा, बल्कि कुल 7 आंकड़े भी प्राप्त होंगे, विशेष रूप से उनकी चपलता प्रतिमा, एक प्रतिमा जो तकनीकी रूप से उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण में से एक थी। तो फिर मैं असभ्य हो जाऊंगा। बाय जेमिन ने समझ के साथ सिर हिलाया और उदासीन भाव से स्क्रॉल को अपने पास ले लिया। तुम्हारे लिए अच्छा है, छोटे जमीन। लिलिथ, जो थोड़ी दूरी पर तैर रहा था, ने उसे बधाई दी। उसकी नजर बाय जेमिन के हाथ में मौजूद पुस्तक पर टिकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाय जेमिन ने कुछ नहीं कहा और इच्छा करने के बाद भी स्क्रॉल उसके हाथ से गायब हो गया और उसकी आत्मा की गहराई में एक रून बनने लगा। रून का रंग पीला था और उसमें अजीब सी दरारें थीं जिससे वह समझ नहीं पा रहा था कि उनका क्या मतलब है।
जल्द ही रूम पूरी तरह से बन गया था और बाई जेमिन ने अंततः पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के आगमन के बाद से अपना दूसरा सक्रिय बाहरी कौशल हासिल कर लिया था। पुनर्जनन सक्रिय कौशल बेहद अजीब था। कम से कम बाई जेमिन को उस नाम के कौशल से यह उम्मीद थी कि यह घावों को ठीक करने या स्वास्थ्य को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करेगा, ये देखते हुए कि जब प्लेटिनम ऐप ने इसका उपयोग किया था तो यही इसका कार्य था। जाहिर है कौशल स्क्रॉल का प्लेटिनम ऐप के कौशल से शायद नाम के अलावा कोई लेना देना नहीं था। सहनशक्ति को पुनर्जीवित करना वास्तव में बेहद उपयोगी था, क्योंकि यदि समान या बहुत समान शक्तियों के कारण दो अस्तित्वों के बीच लड़ाई बहुत लंबी चलती है, तो विजेता वह होगा जो अपने हमलों में लड़खड़ाए बिना सबसे लंबे समय तक खड़ा रह सकता है। हालांकि अस्थायी रूप से यह कुछ ऐसा था जिसकी बाई जेमिन को आवश्यकता नहीं थी, और उसकी उच्च प्राकृतिक सहनशक्ति को देखते हुए और भी कम, जो वास्तव में मैना और मैजिक जैसे आंकड़ों को छोड़कर उसकी सर्वोच्च शारीरिक स्थिति थी। मैं इस कौशल की विकास आवश्यकताओं को बाद में देखूंगा। बाई जेमिन ने चेन ही की ओर देखने से पहले सोचा और कहा, चलो पार्किंग स्थल पर चलते हैं और वहां बात करते हैं। आपके पहले शब्दों से यह गंभीर लग रहा था। उन्होंने गंभीर भाव से सिर हिलाया, मैं सहमत हूं। कहने को और कुछ न होने पर तीनों फिर से भूमिगत हो गए। जब बाई जेमिन शांगुआन बिंगजू और चेन ही के साथ सबवे पार्किंग स्थल पर लौटी तो तीनों में से किसी को भी ऐसी अराजकता देखने की उम्मीद नहीं थी। लियांग पेंग, फू जुएफेंग, कई जिंगी, झोंग बे और कांग लैन हर जगह घूम रहे थे और कई लोगों की पिटाई कर रहे थे और उन्हें एक तरफ फेंक रहे थे और फिर अगले व्यक्ति के पास वही कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जीवित बचे लोगों को ऐसा भी लगता था कि उन पर किसी प्रकार की नासमझ आत्मा का साया था, क्योंकि वे ये भी भूल गए थे कि लियांग पेंग और बाकी लोग कौन थे। उन्होंने वास्तव में उन पर हमला करने की कोशिश करने का साहस किया। ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए वे भूल गए थे कि वे विकसित लोग थे और कोई अस्तित्व नहीं था जिससे वे सामान्य लोग निपट सकें। क्या एक पल के लिए शांगुआन बिंगजू इतनी हैरान लग रही थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इसके बारे में क्या सोचे। विशेष रूप से 5 से अधिक स्पष्ट रूप से बेजान शवों को देखना जिन्हें पहचान से परे कुचल दिया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जंगली जानवरों के झुंड ने कुचल दिया हो। बाई जेमिन को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसे गए हुए अधिकतम 5 मिनट ही हुए थे, लेकिन चीजें इस तरह कैसे हो गईं? आखिरकार इंसान भी जानवर ही हैं, बाई जेमिन। लिलिथ उसके बगल में दिखाई दिया और उदासीन स्वर में बोला, मौत के डर के सामने बिल्लियां भी कुत्तों से लड़ने को तैयार हैं। बुद्धि वाले प्राणियों की तो बात ही छोड़ दे, जो और भी अधिक जागरूक हैं कि मृत्यु का अर्थ अंत है। तथ्य यह है कि यह निचला है। चेन नाम के अस्तित्व ने खुद को उस बंदर को हराने में असमर्थ दिखाया, जिससे कई लोगों को अपने भविष्य के लिए डर लग गया और उन्होंने अराजकता पैदा करना शुरू कर दिया, अपने अंदर के राक्षसों को बाहर निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे? अध्याय 82 मानव और दानव भाग 2 अंतिम। लिलिथ के शब्दों को सुनकर बाई जेमिन की अभिव्यक्ति कई बार बदली जब उसने अपने सामने के दृश्य को देखा और आखिरकार उसकी आंखों में संकल्प की एक चमक चमक उठी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और शांगुआन बिंगजू के साथ साथ चेन हे ने भी उसे कई बार बुलाया, लेकिन उसने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया, पूरी तरह से अपनी आंखों के सामने दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक छात्र ने अचानक महिला टीचर का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। करीब 30 साल की महिला डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन मदद के लिए उसकी पुकार और गुहार को उस अराजकता के बीच नजरअंदाज कर दिया गया जहां इसी तरह के दृश्य लगातार हो रहे थे। पुरुष छात्र महिला के ऊपर कूद गया और अशुभ मुस्कुराहट के साथ उसके कपड़े फाड़ने लगा। उसकी आंखें खून से लथपथ लग रही थीं और वह चिल्ला रहा था और शाप दे रहा था, यहां तक कि वह बेवकूफ कुत्ता चेन्हे भी हार गया था। ये केवल समय की बात है कि हमें भी शिकार बनाया जाएगा। मारे जाने से कम मैं तुम्हारे साथ कुछ मजा करूंगा, किसी राक्षस द्वारा। हा। इससे पहले जब जीवित बचे लोगों ने सुना कि चेन्हे को मारे जाने का खतरा है और उन्होंने प्रवेश द्वार के पास खड़े छात्र के चेहरे पर भय के भाव देखे, तो उनमें से अधिकांश ने सोचा कि वे मरने वाले हैं। जो लोग स्वाभाविक रूप से शांत थे, वे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी चीखें सुनकर पैदा हुए डर से दूर हो गए। तब से केवल 5 मिनट ही बीते थे, लेकिन 20 से अधिक लोग थे जो किसी न किसी तरह से मारे गए थे और एक नज़र में
बाई जैमिन देख सकती थी कि कम से कम 50 से 60 घायल थे। लियांग पिंग और बाकी लोगों के होते हुए भी 500 से अधिक लोगों को पूरी तरह से रोकना असंभव था। ये तब और बदतर हो गया जब अराजकता भड़काने वाले बचे लोगों को एहसास हुआ कि अगर वे पकड़े भी गए तो उन्हें बस पीटा जाएगा और एक तरफ फेंक दिया जाएगा, यह मानते हुए कि वे जल्द ही मरने वाले हैं। इस बीच वे जो चाहते थे वह क्यों नहीं करते। जैसे ही वह धीरे धीरे उस पुरुष छात्र के पास पहुंचा जिसके महिला शिक्षक के प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे थे, बाई जेमिन 10 दिन पहले लिलिथ के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करने से खुद को रोक नहीं सकी। उस समय जब उसने उससे बताया कि वह एक सक्कुबस थी, तो उसने तुरंत उसके खिलाफ सामान्य से भी अधिक सतर्कता बढ़ा दी। आखिरकार वह एक राक्षसी थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, बाई जेमिन की उसके प्रति सुरक्षा धीरे धीरे कम हो गई और उसने उसे यह समझाने के बाद कि बाइबल में जो उद्धृत किया गया था और मनुष्य जो जानते थे वह बिल्कुल सही नहीं था, उसे सुनने के बाद अब वह उसे इतनी सावधानी से नहीं देखता था। हालांकि उसके प्रति उसका जो थोड़ा सा पहरा था वह अब लगभग पूरी तरह से दूर हो चुका था। राक्षस शब्द सुनते ही हर किसी के दिमाग में पहली बात क्या आई? वे जो अहंकारी, लालची, ईर्ष्यालु, वासना से भरे और क्रोधी थे, शुद्ध बुराई के अवतार थे जो अपने मीठे शब्दों से अच्छी आत्माओं को अंधेरे की ओर लुभाने की कोशिश करते थे। लेकिन तो फिर मानव शब्द के बारे में क्या ख्याल है? जो कष्टप्रद, बुरे, भयानक, असभ्य, अहंकारी, अनैतिक, भ्रमित करने वाले, तिरस्कारपूर्ण, हिंसक, धमकी देने वाले, नियम तोड़ने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले और लालच के कारण दूसरों को चोट पहुंचाने वाले थे। क्या उस दृष्टि से मनुष्य राक्षसों से भी बदतर नहीं थे? कम से कम बाई जेमिन का यही जवाब था जब उसका हाथ पुरुष छात्र के कंधे को छू गया। मेरे खत्म होने का इंतजार करो और फिर तुम्हारी बारी होगी। पुरुष छात्र झुंझलाहट में गुर्राने लगा और अपना कृत्य शुरू करने के लिए अपनी पैंट उतारने के लिए दबाव डालने लगा। यह महसूस करते हुए कि हाथ अभी भी उसके कंधे पर दृढ़ता से रखा हुआ है, छात्र गुस्से से पीछे मुड़ा और गालियां देने लगा। कमीने, मैंने तुमसे कहा था कि तब तक प्रतीक्षा करो। लेकिन उसकी बातें उसके गले में तब अटक गईं जब उसने आखिरकार अपने सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा पहचान लिया। आप। बाय। छात्र के दांत आपस में टकरा गए और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह एक भी वाक्य ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा था। उसका चेहरा तब और भी खराब हो गया जब उसने शांगुआन बिंगजू और चेन्हे को थोड़ी दूरी पर सुरक्षित खड़े देखा। इससे पहले कि पुरुष छात्र को कुछ भी कहने या दूसरा शब्द बोलने का मौका मिले, बाई जेमिन का दाहिना हाथ आगे बढ़ा और तेज दबाव के साथ उसकी श्वासनली कुचल गई और उसका सिर जोर से बगल की ओर गिर गया। बाई जेमिन ने बिना दूसरी नजर डाले लापरवाही से उसे जमीन पर फेंक दिया, लेकिन अगर उसने दोबारा उसकी ओर देखा तो वह देख सकता था कि उसकी मौत से पहले पुरुष छात्र की आंखें डरावनी से खुली हुई थीं। झपट्टा मारना। उसका शरीर एक छाया में बदल गया और अगले ही पल वह एक दूसरे छात्र के सामने आ गया जो हिंसक रूप से दूसरे छात्र की पिटाई कर रहा था। पिछले मामले की तरह छात्र की गर्दन पूरी तरह टूट गई और वह आगे गिर गया। इससे पहले कि जिस छात्र को पीटा जा रहा था वह स्पष्ट रूप से देख सके कि क्या हो रहा है, बाई जेमिन पहले ही गायब हो चुकी थी। झपट्टा। क्रैक। हवा के झोंकों की आवाज और उसके बाद नाजुक हड्डियों को बेरहमी से कुचले जाने की भयानक आवाजें कई बार सुनाई दीं, लेकिन जीवित बचे लोगों की ओर से आने वाली डर की चीखें, निराशा की चीखें और पागलपन की हंसी से दब गईं। हालांकि धीरे धीरे अधिक से अधिक जीवित बचे लोगों को यह एहसास होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक लोग टूटी गर्दन के साथ जमीन पर गिर रहे थे। क्या हो रहा है? एक हट्टा कट्टा छात्र अपनी जगह पर रुका और इधर उधर देखने लगा और अपने डर को दूर करने की कोशिश में चिल्लाया, अगर तुम पुरुष हो तो यहां आओ। दरार। उस मोटे छात्र की गर्दन फट गई और वह आदमी अंतिम सेकंड तक भी यह जाने बिना कि क्या हुआ था, दयनीय रूप से मर गया। बाई जेमिन की चपलता वर्तमान में कुल 126 अंक तक पहुंच गई थी, जिससे वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 12 गुना तेज हो गया। इतनी तेजी के साथ बंद माहौल में उसकी हरकतें सीमित थीं, लेकिन साथ ही विस्फोटक भी थीं। इसलिए कुछ ही सेकंड में उसके हाथों 30 से अधिक लोग मारे गए। पागल बचे लोगों की जंगली हरकतें तेजी से बंद होने लगी, क्योंकि अधिक बुद्धिमान लोगों ने देखा कि केवल वे ही मर रहे थे जिन्होंने अराजकता फैलाई थी।
हालांकि उनके रुकने के बाद भी मौत की तलवार कठोरता से और मजबूती से उनकी गर्दनों पर गिरी और बिना किसी दया के उनकी जान ले ली। 1 मिनट बाद सभी जीवित बचे लोग जो महिला छात्रों या महिला शिक्षकों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, वे सभी जो दूसरों पर शारीरिक हमला कर रहे थे या किसी प्रकार का कार्य कर रहे थे जिसे बर्बरता माना जाता था, मार दिया गया था। इनमें 42 पुरुष और 6 महिलाएं थीं। अब जीवित बचे 500 से भी कम लोग लाशों के ढेर के बीच खड़े उस व्यक्ति को आशंकित रूप से देख रहे थे, जिसकी अभिव्यक्ति इतनी बेपरवाह थी मानो उसने लगभग आधा 100 लोगों की हत्या नहीं की हो, बल्कि मानो वह सर्वनाश से पहले एक रेस्तरां में टेकआउट का आदेश दे रहा हो। बाई जेमिन ने अपने दोनों हाथों को देखा और यह जानकर थोड़ा चौंक गई कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे उन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति, भय या दया महसूस नहीं हुई जिन्होंने उसके हाथों अपनी जान गंवाई। ये पहली बार था जब उसने सीधे हत्या की थी और यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। एक ही समय में दर्जनों लोगों को मार डाला था। करने के लिए सही चीज कम से कम दुख का स्पर्श महसूस करना होगा। बाई जेमिन को शांति के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और यहां तक कि उसने सोचा कि उसने जो किया वह सही काम था। ऐसा करना सही था या नहीं, इसके बारे में हर किसी की अलग अलग राय हो सकती है। अध्याय 83 कायल लेकिन आज्ञाकारी मेमने। जिस बात ने बाई जेमिन को बस बहुत थोड़ा असहज महसूस कराया वह ये थी कि भले ही वह इन लोगों को पहले से नहीं जानता था और यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं था कि वे जीवित बचे लोगों में से थे, जब उसने उन्हें मार डाला तो उसके पास ये चुनने का अधिकार नहीं था कि क्या वह उन्हें जानने की इच्छा हुई या नहीं। द रीजन ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी बाई जेमिन किसी जीवित बचे व्यक्ति की गर्दन तोड़ती थी तो उसके रेटिना में हरे अक्षरों में चमकते हुए निम्नलिखित संदेश दिखाई देते थे। आपने चेन लुओचेन लेवल 0 की सोल पावर हासिल कर ली है। आपने मेई जियो लेवल 0 की सोल पावर हासिल कर ली है। आपने की आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है। आपने अधिग्रहण कर लिया है। बार बार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मिक शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा उसके द्वारा अवशोषित किया गया और बाई जेमिन उनके नाम और कुछ सरल चीजें जानने में सक्षम थी, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की उम्र कितनी थी। जहां तक उनसे किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त करने की बात है, यह मानते हुए कि वे केवल सामान्य उत्तरजीवी थे, बाई जेमिन ने स्वाभाविक रूप से ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी। लोग अक्सर कहते थे कि आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं और एक नजर हजारों शब्दों से अधिक कहती है। उन्होंने इस क्षण इसकी पुष्टि की। बाई जेमिन ने अपना सिर उठाते हुए देखा कि हर कोई उसे अलग अलग भावों से देख रहा था। कुछ लोग उसे डर से देख रहे थे, कुछ लोग कृतज्ञता, सदमे, अविश्वास और कई अन्य भावनाओं या विचारों से देख रहे थे जिन्हें समझना मुश्किल था। ये सब गड़बड़ करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इतनी शांति और बेचैनी के बीच उसकी आवाज ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे मेट्रो के अंदर कभी कभार किसी दूर के प्राणी की दहाड़ के साथ सुना जा सकता था। हर बार जब उसकी नजर किसी जीवित बचे व्यक्ति से मिलती थी तो उनमें से कई लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करते थे और अनजाने में जमीन पर पड़ी लाशों को देखते थे, जैसे कि वे याद करना चाहते हो कि इस व्यक्ति ने उदासीन भाव से उन्हें मार डाला था। बाई जेमिन ने भी मामले पर ज्यादा जोर नहीं दिया और सिर हिलाया। मैं समझ गया। चूंकि आप में से कोई भी बात नहीं करना चाहता, तो मुझे लगता है कि आपको अब और खाने की जरूरत नहीं है। उनकी बातों का कुछ असर होता दिखा। कई लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। यह विशेष रूप से उन महिला छात्रों के लिए था जिन्हें महिला छात्रावास में लगभग 1 सप्ताह तक बंद रहना पड़ा था। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के बीच आप में से एक को भी कुछ याद होगा। बाई जेमिन ने अपना सिर हिलाया और किसी विशेष बिंदु की ओर देखते हुए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जगह कुछ सेकंड के लिए शांत थी और चेन हे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन शांगुआन बिंग जू ने उसे रोक दिया। उसने मदद के लिए वू इजुन की ओर भी देखा, लेकिन उसने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लगभग पूरे 1 मिनट के मौन के बाद एक छात्रा आगे बढ़ी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आपका क्या नाम है? बाई जेमिन ने उसकी ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया, एक मुस्कुराहट जो किसी तरह शांत थी लेकिन वर्तमान स्थिति के साथ बिल्कुल विपरीत भी थी। छात्रा झिझकते हुए धीरे से बोली, मेरा नाम नी यू है। नी यू। मैं समझ गया।
बाई जेमिन ने सिर हिलाया और एक बार फिर पूछा, नी यू, क्या तुमने कुछ देखा? तुम्हें किसी भी तरह के परिणाम या इससे भी कम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि अगर कोई तुम पर मौखिक रूप से हमला करने की हिम्मत करता है तो तुम पर बुरी नजर डालेगा, या इसके बाद अपने सिर पर एक बाल को छूने की कोशिश भी करें, मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि उस व्यक्ति या व्यक्तियों को खुद को लाशों द्वारा न खाने देने का पछतावा हो। कुछ लोगों के हाव भाव बद से बदतर हो गए जबकि नी यू के चेहरे के भाव काफी कम हो गए। गहरी सांस लेने के बाद वह लोगों की भीड़ से दूर हो गई और कुछ जीवित बचे लोगों की ओर इशारा करके गंभीर स्वर में कहने लगी, मुझे याद है जब बड़े भाई बाय और बड़ी बहन शांगुआन बड़े भाई चेन की मदद करने गए तो इन लोगों ने धक्का देना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ने भीड़ में शामिल होने से पहले कुछ लोगों की पिटाई भी की। ये झूठ है बड़े भाई बाय, वो लड़की झूठी है। आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं किसी को कैसे पीट सकता हूं? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं भी घायल हूं? 6 से अधिक जीवित बचे लोगों में से जिन्हें नी यू ने बताया था उनमें से कुछ तुरंत पीले पड़ गए और अन्याय के बारे में चिल्लाने लगे। हालांकि यह सच था कि नी यू झूठ बोल रही होगी, बाय जेमिन का तर्क सरल था, क्या उसे झूठ बोलकर कुछ हासिल हुआ? उसके पास हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं था और इसके विपरीत उसे अन्य बचे लोगों द्वारा चिन्हित किए जाने का जोखिम होगा, जिसके कारण बाय जेमिन संभावित रूप से उसे मार डालेगी या उसे समूह से निष्कासित कर देगी, जो मूल रूप से उसके जीवन को समाप्त करने के समान था। फूजुएफेक कैजिंगी झोंक दे कांगलैन, उन्हें बाहर ले जाओ और उन कृतघ्न कुत्तों को यहां ले आओ। बाय जेमिन की आवाज गरज उठी और उसकी शांत अभिव्यक्ति अंततः गायब हो गई, उसकी जगह क्रोध ने ले ली। उसकी स्पष्ट रूप से गुस्से वाली आवाज सुनकर चारों नामित लोगों ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और अपने बेहतर आंकड़ों और स्तरों का उपयोग करके लक्षित लोगों को आसानी से जीवित बचे लोगों के समूह से बाहर खींच लिया, उन्हें बलपूर्वक बाहर खींच लिया, यहां तक कि उन चारों में से सबसे कमजोर कांगलैन एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम से कम 2 से 3 गुना अधिक मजबूत था, इसलिए कोई भी प्रतिरोध या विरोध करने का प्रयास व्यर्थ था। जैसे ही जीवित बचे लोगों को भीड़ से बाहर निकाला गया, शांगुआन बिंगजू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक पुराने परिचित की ओर देखते हुए एक कदम आगे बढ़ गई। लियान हुआन, वह बाय जेमिन से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष को ठंडे भाव से देखा। लियान जुवान एक स्तर 3 विकसित व्यक्ति था, इसलिए जीवित बचे लोगों के बीच वह मूल रूप से अजेय था। हालांकि जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो कैजिंगी ने अपनी अत्यधिक बेहतर चपलता की बदौलत आसानी से उसे कम कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। बिंगजू, क्या तुम मुझे कई वर्षों से नहीं जानती हो? डी, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं? इस समय लियान हुआन ने अपना पिछला विनम्र और गौरवशाली आचरण खो दिया था। उसने शांगुआन बिंगजू को देखा और पीले चेहरे के साथ चिल्लाना और विनती करना शुरू कर दिया, ये स्पष्ट रूप से जानते हुए कि मृत्यु ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसका इंतजार कर रही थी। ऐसा व्यवहार देखकर लिलित मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। इस लियान जुवान ने जीवित रहने के लिए सर्वनाश के पहले दिन के दौरान एक लड़की के जीवन का बलिदान दिया था और उसने इसके बारे में 2 बार भी नहीं सोचा था जब उसने उसे फास्ट मेंटिस के ब्लेड के सामने फेंक दिया था। फिर भी अब वह एक चॉपिंग बोर्ड पर इंतजार कर रही मछली की तरह लग रहा था उसका अपरिहार्य भाग्य। बाय जेमिन ने शांगुआन बिंगजू की ओर देखा और उदासीनता से घोषणा की, भले ही वह आपका दोस्त हो, उसे इससे बचाया नहीं जा रहा है। चूंकि ये सभी लोग अभी भी इस दुनिया की क्रूरता को नहीं समझ पाए थे और बाहर अनियंत्रित रूप से भाग रहे राक्षसों का खतरा पर्याप्त नहीं था, तो वह उन सभी को ये दिखाने जा रहा था कि यदि वे आज्ञाकारी मेमनों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार करेगी। चूंकि वे कायम मेमने बनना चाहते थे, वह उन सभी को कायल लेकिन आज्ञाकारी मेमनों में बदलने जा रहा था। इस हद तक आज्ञाकारी कि उसका वचन परमेश्वर के आदेश से भी अधिक मूल्यवान था। अध्याय 84 हत्या, दृढ़ संकल्प, पछतावा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। शांगुआन बिंगजू ने बाय जेमिन की ओर देखा भी नहीं, लेकिन उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया। तुम उसका ख्याल रखोगे?
बाई जेमिन ने भौहें सिकोड़ ली और उसकी ओर उपहास के भाव से देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप में उसका जीवन समाप्त करने का साहस और दृढ़ संकल्प है? उसके मजाकिया लहजे का कारण इस तथ्य से उपजा था कि उसे विश्वास नहीं था कि वह उसे सजा देने और उसे लागू करने का निर्देश देने की हिम्मत करेगी। बाई जेमिन के दृष्टिकोण से शांगगुआन बिंगजू सिर्फ एक बिगड़ैल छोटी राजकुमारी थी जो ठंडी और अछूत व्यवहार करके नखरे दिखाती थी। उसने अपना चेहरा घुमाया और उसकी ओर इतनी उदासीनता से देखा कि उसकी तुलना में अतीत में उसकी ठंडी नजर बच्चों के खेल की तरह लग रही थी। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बाई जेमिन मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसकी आंखें सामान्य से थोड़ी अधिक चौड़ी हो गईं और उसकी अविश्वसनीय निगाहों के नीचे उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका नाजुक सफेद हाथ चमक उठा और तापमान गिरने लगा क्योंकि बर्फ की खंजर में बदलने से पहले उसके चारों ओर ठंड की लहर बन गई। बिंगजू, चेन हे ने अपनी आंखें चौड़ी की और सदमे में बड़बड़ाया। वो यूजिन का चेहरा भी बदल गया और उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई क्योंकि उसने अपने दोस्त को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखा। फिर भी उसे रोकने का उसका कोई इरादा नहीं दिख रहा था। अधिकांश लोगों के विपरीत अपनी स्थिति के कारण वो यूजिन ने भी अतीत में कई क्रूर चीजें देखी थी और जानती थी कि पिछला समाज भी नियमों वाला एक जंगल था, लेकिन आखिरकार जंगल तो जंगल ही होता है, चाहे उसे कितना भी सजाया संवारा जाए। अरे, यह एक मजाक होगा, है ना? बिंगजू, लियान हुआन चिल्लाया और डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की। हालांकि बाई जेमिन की तीव्र नजर के तहत झोंबे ने उसे अपने घुटनों पर रखा, भले ही वह इस बात से भी डरा हुआ था कि क्या होने वाला था। पिछले कुछ दिनों में लियान जुवान की मानसिक स्थिति इतनी अस्थिर होती जा रही थी कि उसके मन में कई बार बेतुके और पागलपन भरे विचार आए, लेकिन उसने उन्हें बलपूर्वक रोक लिया। हालांकि जब थोड़ा सा भी अवसर सामने आया तो उन्होंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया और इसे खुशी से स्वीकार कर लिया। बहुत बुरा, वो उसकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। शांगगुआन बिंगजू एक कदम दूर रुकी और अपना सिर हिलाते हुए बेरुखी से बोली, हम अपनी जान जोखिम में डालते हैं, हम भोजन के लिए भटकते हैं, हम आप सभी को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका सोचने की कोशिश में अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं बदले में मिलेगा? कुछ नहीं। अगर हम तुम्हें पीछे छोड़ दें तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो तुम सब एक भारी बोझ हो। हालांकि ऐसा करने के बजाय हम तुम्हें सुरक्षित रखते हुए तुम्हारा समर्थन करते हैं और तुम्हें खाना खिलाते हैं। उसके शब्द सिर्फ लियान जुवान के सुनने के लिए नहीं थे, वे उपस्थित सभी लोगों के लिए थे। जिन बचे लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया था, उन्होंने सिर हिलाया और गुस्से से भरी निगाहों से बाहर खींचे गए लोगों की ओर देखा। उनमें से कई तो अपनी आवाज उठाने से खुद को रोक नहीं सके और उन्हें कोसने लगे और शिकायत करने लगे। हालांकि जब शांगगुआन बिंगजू की आवाज फिर से सुनाई दी तो बाकी आवाजें तुरंत शांत हो गईं। हम बदले में कुछ नहीं मांगते, सिवाय इसके कि हर कोई अपना व्यवहार खुद करे। कि आप हमारे कंधों पर अधिक भार न डालें और आप चीजों को पहले से अधिक जटिल न बनाएं। उसने लियान जुवान की ओर देखा और उसकी आंखों में ठंडक आ गई और उसने कहा, तुम्हारे स्वार्थी कृत्यों के कारण लगभग 20 लोग मर गए और तुम अभी भी जीना चाहते हो। नरक में जाओ, तुम बदमाश हो। लियान जुवान की भयभीत नजर, कई जीवित बचे लोगों की हैरान नजर और चेन्हे की अविश्वास भरी नजर के तहत शांगगुआन बिंगजू ने अपनी पतली भुजा उठाए और तेजी से नीचे की ओर मारा। बर्फ का खंजर बेहद तेज था और आसानी से लियान हुआन की खोपड़ी के केंद्र में घुस गया और उसकी जिंदगी उसी तरह खत्म हो गई। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि जब उसकी लाश एक तरफ झुक गई तब भी घाव से खून की एक बूंद भी नहीं निकली, क्योंकि बर्फ का खंजर एक प्राकृतिक इंसुलेशन परत बन गया था जो सब कुछ कसकर अंदर बंद कर रहा था। वह स्थान एक पथरीले सन्नाटे में डूब गया और यहां तक कि खुद बाई जेमिन भी शांगगुआन बिंगजू को घूरने से खुद को नहीं रोक सके। कई सेकंड के बाद उन्होंने स्वीकार किया, मुझे लगता है कि आप सही हैं और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। किसी व्यक्ति को मारने का साहस करने के लिए कुछ साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन ये किसी के लिए भी संभव था जो ऐसा करना चाहता था, और इस दुनिया में तो यह और भी अधिक संभव था, जहां रोटी के टुकड़े की तुलना में मृत्यु प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से आसान था। लेकिन सबसे कठिन काम इसे बनाए रखना था। ऐसा करने के बाद शांत हो जाओ।
शांगगुआन बिंगजू की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ठंडी और उदासीन थी और अभिनय करते समय उसका हाथ भी नहीं कांप रहा था और न ही वह अंत में कांप रही थी। हालांकि उसने अभी अभी एक इंसान की जान ली थी, ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए यह कोई अलौकिक चीज नहीं थी। जाहिर है वह भी ऐसी व्यक्ति थी जिसके पास बताने के लिए अपना अतीत और अपनी कहानी थी। ये देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, बाई जेमिन ने फू जुएफे की ओर देखने से पहले अपना सिर हिला दिया। उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम में किसी व्यक्ति को मारने की हिम्मत है? फू जुएफे का चेहरा बहुत बदल गया और उसकी आंखों में एक भयभीत अभिव्यक्ति चमक उठी। वह बहादुर था, अन्य जातियों के दुश्मनों से लड़ने और उन्हें मारने के लिए काफी बहादुर था। लेकिन उन मनुष्यों को मारना जिनके पाप मृत्यु के योग्य नहीं थे, उनके लिए ऐसा करना कठिन था। बाई जेमिन को भी उसके मुंह से सुने बिना ही उसके उत्तर का एहसास हो गया था। उसने सिर हिलाया और चुपचाप अपने बैग से एक अजीब दिखने वाला चाकू निकाला और कहा, यह खंजर एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना है, मेरी तलवार के समान स्तर पर लेकिन थोड़ा घटिया। यदि आप उसे मार देते हैं तो ये खंजर आपका हो जाएगा। अगार्थ डैगर, दुर्लभ ग्रेड खजाना, बिजली की गति से दुश्मन को खत्म करने के लिए केंद्रित एक खंजर। धातु को आसानी से काट सकते हैं। सुसज्जित होने पर यह स्वचालित रूप से चपलता को जोड़ 1-2 और शक्ति को जोड़ 5 बढ़ा देता है। खंजर वह वस्तु थी जो ऑरेंज ऑर्ब से निकली थी, जो उसने फर्स्ट ऑर्डर शैडो टाइगर को हराने के दौरान प्राप्त की थी। बाई जेमिन के पास पहले से ही अपनी जुबानयुवान तलवार थी और वह एगार्थ डैगर की तुलना में इसे चलाने में अधिक सहज महसूस करती थी, इसलिए इसे रखने के बजाय उन्होंने इसे अपने एक प्रत्यक्ष अधीनस्थ को देने का फैसला किया, जिसका एक तरह से मतलब था अपनी शक्ति बढ़ाना। फू जुएफे की नजर खंजर पर टिकी रही। वह जानता था कि बाई जेमिन जो कर रही थी वह उसे लुभा रहा था और यह वास्तव में काम कर रहा था। हालांकि उन्होंने निर्णय लेने में बहुत देर कर दी और उनका मौका किसी और ने अधिक दृढ़ संकल्प के साथ छीन लिया। मैं इसे करूंगा, एक महिला की आवाज गूंजी। मैं लोगों को मारने का साहस करता हूं। बाई जेमिन ने सुंदर काय जिंगी की ओर देखा, जिसका चेहरा थोड़ा पीला था लेकिन जिसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और लापरवाही से एक जीवित बचे व्यक्ति की ओर इशारा किया, यहां। ये खंजर लो और उसे मार डालो, ये तुम्हारा होगा। तब से कै जिंगी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया, उसकी ओर चली और खंजर अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही उसने हथियार के आंकड़े देखे, उसकी आंखों में संकल्प और भी अधिक तीव्रता से चमक उठा। वह मजबूत बनने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने के लिए कृत संकल्प थी, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो। यही कारण था कि वह लड़ाई का जोखिम उठाने को तैयार थी और उस समय उसने बाई जेमिन का हाथ थाम लिया। इसके अलावा कै जिंगी एक चतुर लड़की थी और जानती थी कि अन्य मनुष्यों का सामना करना केवल समय की बात होगी, क्योंकि अकेले इस समूह के भीतर पहले से ही बहुत सारी समस्याएं थीं। उसकी सोच सरल थी, चूंकि अगर मैं इस दुनिया में जीवित रहना चाहती हूं और फिर भी कुछ गरिमा बनाए रखना चाहती हूं तो देर सबेर मुझे हत्या करनी ही होगी, इसलिए देर सबेर ही बेहतर होगा। यदि यह साहस के बारे में था तो शायद कै जिंगी फू जुएफे की तुलना में थोड़ी कमतर थी। लेकिन अगर ये लक्ष्यों को पूरा करने के दृढ़ संकल्प के बारे में था तो वह निश्चित रूप से उससे कहीं आगे निकल गई। कै जिंगी के हाथों में खंजर देखकर फू जुएफे पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सका और तुरंत बोला, रुको, मैं ये करूंगा। बहुत बुरा, उसका मौका पहले ही निकल चुका था। बहुत देर हो गई। बाई जेमिन ने बेरुखी से इनकार कर दिया और टिप्पणी की, यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको उन अवसरों का लाभ उठाना होगा जो मैं आपको देता हूं। अन्यथा आपको सत्ता पाने के लिए खुद ही प्रबंधन करना होगा। अध्याय 85 चेन ही की चौंकाने वाली खोज भाग 1। क्या सचमुच कोई ऐसा था जो अचेतन अवस्था में भी मजबूत नहीं बनना चाहता था? अतीत में मनुष्य अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करते थे और जब अंततः उनके पास वह धन होता तो वे और अधिक चाहते थे। जब उनके पास अपने जीवन को यथासंभव विलासितापूर्ण और आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त धन होता था तो मनुष्य राजनीतिक शक्ति या सैन्य कमान की तलाश करते थे। मानव मन हमेशा अधिक चाहता था और अपने पिछले लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी वास्तव में कभी संतुष्ट नहीं होता था।
पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के आगमन के बाद इस नई दुनिया में यह और भी अधिक था। इस नई सर्वनाशकारी दुनिया में मजबूत बनने की संभावनाएं वस्तुतः हर जगह थी। किसी को बस कोई भी हथियार उठाना था और लाशों या किसी अन्य अस्तित्व से लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना था जो उन्हें कमजोर या मजबूत होने की परवाह किए बिना विकसित होने की अनुमति देता था। हालांकि जबकि मजबूत होने की संभावनाएं हर जगह थी, ये नियम मरने की संभावनाओं पर भी लागू होता था। एक व्यक्ति को इस तथ्य के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि जाने के समय वह कभी वापस नहीं आ सकता है। जबकि हर कोई ताकतवर बनना चाहता था, जबकि हर कोई शक्ति चाहता था, सम्मान प्राप्त करना चाहता था, सर्वोत्तम भोजन खाना चाहता था और सुंदरियों की प्रशंसा और लालसा भरी निगाहों का आनंद लेना चाहता था, बहुत कम लोग ऐसी सफलताएं प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार थे। अभी बाई जेमिन ने फू जुएफेंग को कहीं अधिक मजबूत बनने का अवसर दिया था, लेकिन वह इसकी सराहना करने में विफल रहा और चूक गया। एक हथियार प्राप्त करना, विशेष रूप से एक दुर्लभ श्रेणी का खजाना, भोजन या सुरक्षित आश्रय से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऐसी क्षमता के हथियार के साथ एक सामान्य इंसान भी ज़ोंबी या अन्य प्राणियों से लड़ने, विकसित होने और अपने हाथों से भोजन या आश्रय प्राप्त करने की शक्ति हासिल कर लेगा। फू जुएफेंग मारने को तैयार नहीं था। निश्चित रूप से बाई जेमिन उसे मजबूर नहीं करेगी, लेकिन भले ही वह घुटनों के बल बैठकर अफसोस के आंसू रोते हुए भीख मांगता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे अवसर प्राप्त करना आसान नहीं था और चूंकि उन्होंने अपनी नैतिकता को बाकी सब से ऊपर चुना, तो उन्हें अपनी पसंद और परिणामों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ी। फू जुएफेंग की ईर्ष्यालु और खेदजनक दृष्टि को महसूस करते हुए कई जिंगी ने अपने दांत पीस लिए और कांपते हाथों से खंजर उठाया। रुको, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे मत मारो। छात्र की आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर भय इतना अधिक था कि वह पागल होने की कगार पर लग रहा था। लेकिन वह भयभीत कैसे नहीं हो सकता था? यह तो मौत के बारे में था, उनकी मृत्यु। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ताकत न होती तो क्या होता? बाई जेमिन की आवाज उसके पीछे से सुनाई दी, जो उसे प्रोत्साहित कर रही थी और उसकी बहादुरी का परिचय दे रही थी। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती, तो शायद तुम मर जाती। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती, तो क्या हम कहें, अच्छा, हो सकता है कि उसके जैसे घटिया लोगों ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया हो। उसकी बातें सुनकर कई जिंगी ने अपने होंठ काटे और झिझकना बंद कर दिया। छात्रा की भयभीत निगाहों और दूसरों की हैरान निगाहों के बीच उसका हाथ ऐसी गति से लहराया जिसका अनुसरण करना सामान्य लोगों के लिए मुश्किल था। युवा छात्र को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ और जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि एक छोटी सी चोट से खून बहने लगा था, ठीक उसके दिल में। उसने ऊपर देखा और पल भर के लिए अपने हत्यारे की आंखों से मुलाकात की, इससे पहले कि उसकी नजरों की रोशनी धुंधली हो गई और उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। कई जिंगी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह अपना हाथ अपने मुंह पर ले आई और उसने जमीन पर लगे लाल खून को देखा। वह कई अस्थिर कदम पीछे की ओर चली, लेकिन दो मजबूत भुजाएं उससे चिपक गईं और उसे जमीन पर गिरने से बचा लिया। अच्छा काम, अब आपने न केवल उन लोगों का बदला लिया है जो उसके स्वार्थ के कारण मारे गए, बल्कि आपको ताकत भी मिली है। क्या यह अच्छा नहीं है? बाई जेमिन ने उसकी प्रशंसा की और उसे प्रोत्साहित किया। हाँ, ये सच है। कई जिंगी मुश्किल से बोल सकी और सिर हिलाया। हालांकि यह सच था कि बाई जेमिन के शब्दों में हर तरह की हेराफेरी की गई थी, वास्तविकता यह थी कि वह इस समय उन पर कायम रहने को तैयार थी। अपने अधीनस्थ को शांत करने के बाद और सभी की निगरानी में बाई जेमिन ने अपने बैग से एक और वस्तु निकाली। वस्तु नुकीले पो वाले दस्तानों की एक जोड़ी थी जो अपनी कठोरता से किसी चट्टान को तोड़ने में सक्षम प्रतीत होती थी। दस्तानों की यह जोड़ी वास्तव में शैडो टाइगर के अंतिम गोले से प्राप्त की गई दूसरी वस्तु थी। जाहिर है बाई जेमिन की किस्मत खराब थी क्योंकि उसके पास बेहतर दस्ताने थे। पावर दस्ताने सामान्य ग्रेड खजाना 15 स्तर से नीचे के किसी भी दुश्मन की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम। सुसज्जित होने पर यह स्वचालित रूप से ताकत जोड़ 3 तक बढ़ा देता है। झोंक दे, क्या आप उन्हें चाहते हैं? बाई जेमिन ने दस्ताने लहराए और बड़े आदमी की ओर देखते हुए पूछा। जबकि दस्ताने इतने अच्छे नहीं थे, स्टेट पॉइंट की मात्रा लगभग 2 स्तरों के बराबर थी। शुरुआती 2 स्तर ज्यादा नहीं लग सकते हैं,
लेकिन स्तर 15 के बाद स्तर बढ़ाना इतना आसान नहीं था और इसके लिए काफी प्रयास की आवश्यकता थी। इसलिए उस दृष्टिकोण से 3 स्टेट पॉइंट वास्तव में अच्छे थे। एक सेकंड की झिझक के बाद और कई जिंगी को अपने नए हथियार को पहले से अधिक शांति से चलाते हुए देखकर झोंक डे ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधे एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति की छाती पर मुक्का मारा, जिसने अराजकता भड़काई थी, जिससे कई हड्डियों के साथ साथ उसके दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। पुरुष छात्र ने खून थूका और अविश्वास से भरी आंखों के साथ अपने पिछले साथी की तरह ही बेजान होकर गिर पड़ा। कई जिंगी के विपरीत उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। उसने फिर से चुप होने से पहले दस्ताने उठाए और उन्हें पहन लिया। ये देखकर कि वह कम बोलने वाला व्यक्ति था, बाई जेमिन ने हंसते हुए प्रशंसा की, बहुत बढ़िया, झोंक दे। कांग लैन, अगला अवसर जो आपके पास आएगा वह आपके लिए होगा जब तक ये कुछ ऐसा है जो आपकी विकास शैली के अनुकूल है। वह अपने अंतिम अधीनस्थ और समूह के एकमात्र उपचारक के बारे में नहीं भूले। कांग लैन ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से सिर हिलाया। उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई कि उससे खजाना हासिल करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन साथ ही उसे राहत भी थी कि उसे किसी व्यक्ति को मारना नहीं पड़ा। इस तरह की परस्पर विरोधी भावनाओं के कारण उसे अनजाने में अचानक हुए बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय मिलने से थोड़ी राहत महसूस हुई। 2 और जीवित बचे लोगों की मृत्यु के बाद अन्य 4 जिन्होंने परेशानी खड़ी की थी, वे स्वाभाविक रूप से भयभीत थे। हालांकि इससे पहले कि वे एक भी शब्द बोल पाते, एक छाया उनके सामने प्रकट हुई और एक सेकंड में उनकी गर्दन कुचल दी, बिना किसी हिचकिचाहट और अनावश्यक स्पष्टीकरण के उनके जीवन को समाप्त कर दिया। समस्या के मुख्य स्रोत को खत्म करने के बाद बाई जेमिन ने जीवित बचे लोगों की ओर देखा और इस बार उन्हें जो नजर आ रही थी उसकी उन्होंने किसी भी तरह से परवाह नहीं की। आप सभी, मैं आपसे ये पहली और एकमात्र बार कहना चाहता हूं। उसकी आंखों जैसी ठंडी आवाज मेट्रो में गूंज उठी। इस अभिशप्त दूसरे क्षण से, यदि आप में से किसी ने थोड़ी सी भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत की या अवज्ञा करो, तुम्हें तब तक कोड़े मारे जाएंगे जब तक तुम्हें यह महसूस न हो जाए कि तुम्हारे शरीर से मांस गिर गया है। क्या तुम मदद नहीं करना चाहते हो? यदि आप में से किसी ने एक बार भी मुझे बाधित करने की हिम्मत की, तो परेशानी के स्तर के आधार पर मैं आपके कुत्ते के जीवन को समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इसे अपने ऊपर ले लूंगा। उपस्थित सभी लोगों का चेहरा पीला पड़ गया और सभी ने बार बार सिर हिलाया। हालांकि उनमें से किसी ने भी विशेष रूप से कुछ भी गलत नहीं किया था, वे गुप्त रूप से एक दूसरे को बार बार याद दिला रहे थे कि सावधान रहें कि निर्धारित नियमों में से किसी को भी न तोड़ें, क्योंकि परिणाम सहन करने के लिए बहुत गंभीर थे। सभी को आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाते हुए देखकर बाई जेमिन ने लापरवाही से निष्कर्ष निकाला, यदि आप में से कोई भी असंतुष्ट है तो आप अभी यहां से निकल सकते हैं। न तो मैं और न ही कोई और आपको रोकेगा। कुछ लोग उनके अंतिम शब्द सुनने में झिझक रहे थे, विशेष रूप से कुछ गर्म खून वाले पुरुष छात्र जो कुत्तों की तरह व्यवहार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि इन लोगों का गर्म खून ठंडा हो गया क्योंकि उन्हें बाहर के खतरे की याद आ गई और उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से अपनी सारी नाराजगी को निगल लिया। ये देखकर कि कोई कुछ नहीं कह रहा है और कोई भी जाने के लिए खड़ा नहीं है, बाई जेमिन ने चेन्नई और बाकी लोगों की ओर देखने से पहले ठंडे स्वर में व्यंग्य किया। अध्याय 86 चेन ही की चौंकाने वाली खोज भाग 2 अंतिम। पिछला मामला शांत होने के बाद जीवित बचे लोगों ने बाई जेमिन के सीधे आदेश से शवों को एक कोने में रख दिया, यहाँ तक कि जो लोग खून से घृणा करते थे या डरते थे, साथ ही निर्जीव शरीरों को देखकर भी डरते थे, उन्हें भी इस बार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि हर कोई जानता था कि इस समय मृत्यु के इस नए देवता का मूड अच्छा नहीं था, उन सभी ने आज्ञाकारी रूप से अपनी शिकायतों को निगल लिया और अन्य प्राणियों को आकर्षित करने से बचने के लिए समूहों में शवों को मेट्रो पार्किंग स्थल के अंदर खींच लिया। बाई जेमिन ने कुछ अफसोस के साथ लाशों को देखा। दरअसल वो उन लोगों में से एक को परीक्षण नमूने के रूप में उत्परिवर्तित पौधे के साथ प्रयोग करना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह एक वास्तविक खजाना था और टाइम बम नहीं। हालांकि अंत में उन्होंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। कारण सरल था, वह नहीं चाहता था कि शांगुआन बिंगजू और अन्य लोगों को पौधे के अस्तित्व के बारे में पता चले, कम से कम अब तक नहीं।
यदि वह उस समय पौधे को बाहर निकालता तो रहस्य खुल जाता और यदि वह किसी को भी खींचकर ले जाता तो संदेह होता। इसलिए जहां तक इस मामले का संबंध है, उसके हाथ अस्थायी रूप से बंधे हुए थे। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ? मुझे आशा है कि आपके पास अकेले या अन्यथा बाहर जाने का कोई अच्छा कारण होगा। बिना किसी युद्ध क्षमता के अन्य जीवित बचे लोगों से काफी दूर चलने के बाद बाई जेमिन ने चेन हे की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। पहले की सारी अराजकता एक निश्चित दृष्टिकोण से चेन हे से निकटता से संबंधित थी। इसलिए यदि वह अब अच्छा स्पष्टीकरण नहीं दे सका तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि बाई जेमिन खुद को रोक नहीं पाएगी और कम से कम गैर जिम्मेदार होने के कारण उसकी पिटाई कर देगी। चेन वह शांगुआन बिंगजू से बात करना चाहता था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन वह बाई जेमिन के शरीर से आने वाले मजबूत दबाव को भी महसूस कर सकता था, इसलिए उसने समझदारी से इस मामले को किसी और समय के लिए छोड़ने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने जीवन में पहली बार महसूस किया, छोटा, मानो वह कोई छोटा पिल्ला हो जिसे कोई भूखा और जंगली शेर देख रहा हो। मेरे बाहर जाने का कारण सड़क का पता लगाना था। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने आसपास के अधिकांश मजबूत प्राणियों को हटाने की कोशिश की, अगर कोई परिधि में घुस जाता तो हताहत हो सकता था और अराजकता घातक हो सकती थी। चेन हे ने ध्यानपूर्वक समझाया। एक क्षण की चुप्पी के बाद बाई जेमिन ने थोड़ा आराम किया और सिर हिलाया। यदि यही मकसद था तो इसका बिल्कुल मतलब बनता है। आखिरकार एक ज़ोंबी खतरे का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, लेकिन एक उत्परिवर्तित बिल्ली या कुत्ता अपनी तेज गति के कारण अत्यधिक खतरे का प्रतिनिधित्व करता था। यदि उन प्राणियों में से एक भी जीवित बचे लोगों के बीच में घुसने में कामयाब हो जाता तो बाई जेमिन को भी मानव मृत्यु को रोकने में कठिनाई होती। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, दिन के अंत में वह केवल एक व्यक्ति था और लगभग 500 लोगों की देखभाल नहीं कर सकता था। यहां तक कि समूह में अन्य विकसित लोगों को शामिल करने के बाद भी यह असंभव नहीं तो अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य होगा। तो मैं 4 मीटर लंबे वानर द्वारा तुम्हें पीटते हुए अपनी अन्वेषण यात्रा कैसे समाप्त करूं? बाई जेमिन ने लापरवाही से पूछा। चेन हे थोड़ा शर्मा गया और जवाब दिए बिना नहीं रह सका, इसने मुझे नहीं पीटा, इसने मुझे छुआ भी नहीं। जो कुछ भी। बाई जेमिन ने अपना हाथ लहराया और अपनी आंखें घुमाईं। विशाल वानर ने आपको पीटा नहीं, लेकिन उसने आपको खलिहान में मुर्गे की तरह इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया। उसने गुप्त रूप से सोचा। फिर भी चेन हे को खांसी हुई और उसने आगे बढ़ने से पहले चुपके से शांगुआन बिंगजू की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई और उनकी आंखों में डर की झलक भी दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने कहा, पहले तो कोई समस्या नहीं थी। बस कुछ सामान्य लाशें थीं जो कुछ इमारतों वगैरह के अंदर फंस गई थीं। हालांकि लगभग 2 के बाद घंटों बीत गए और जैसे ही मैं बाहर निकलने के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि माहौल बदलना शुरू हो गया था। माहौल बदलने लगा था। शांगुआन बिंगजू ने अनिश्चित रूप से टिप्पणी की और अपने बचपन के दोस्त को अजीब तरह से देखा। बाई जेमिन ने भी भौहें चढ़ा लीं और एक पल के लिए सोचा कि शायद चेन हे के सिर पर वास्तव में विशाल वानर ने हमला किया था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। चेन हे की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी और उसने दृढ़ता से कहा, न केवल मूड अचानक बहुत भारी हो गया था, बल्कि आसपास का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं था। पहले की इमारतें लंबी घास से घिरी हुई थीं, लगभग मेरे घुटनों तक पहुंचने तक। ऐसा लगता है कि पेड़ सामान्य आकार से कम 2 या 3 गुना बड़े हो गए हैं। जितना अधिक उन्होंने सुना, उतना ही बाई जेमिन और बाकी लोग आश्चर्यचकित हुए। चेन हे के बारे में जो कुछ भी उल्लेख किया गया था वह किसी फैंटेसी या विज्ञान कथा फिल्म से निकला हुआ प्रतीत होता था, और यदि यह अतीत में होता तो कोई भी इसे मजाक के रूप में मानता। हालांकि इस दुनिया में क्या संभव नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक स्टेटस विंडो भी थी जहां वे अपने व्यक्तिगत आंकड़े देख सकते थे और यहां तक कि अन्य अस्तित्वों को हराकर और जादुई कौशल सीखकर राक्षसी रूप से शक्तिशाली बन सकते थे। इस नई दुनिया में सामान्य ज्ञान के बारे में बात करना कोई स्मार्ट बात नहीं थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि मुझे वह स्रोत मिल गया होगा जहां से वे सभी खतरनाक कीड़े और अजीब उत्परिवर्तित राक्षस आते हैं। चेन हे ने निष्कर्ष निकाला और अंत में अपनी सांसों में श्राप दिए बिना नहीं रह सका।
आखिरकार बाई जैमिन का चेहरा बदल गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जल्दी से आग्रह किया, तुमने क्या देखा? बाई जेमिन को हमेशा लगता था कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। ब्लेजिंग बीटल की उपस्थिति के बाद से उन्होंने महसूस किया था कि प्रथम श्रेणी के जीव ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनका मानव जाति लापरवाही से सामना कर सके। अजीब कौशल रखने वाले राक्षसों को हराने के लिए शायद केवल एक उचित रूप से सशस्त्र सेना ही उन्हें हरा सकती है। हालांकि अकेले इस स्थान पर बाई जेमिन और उनके समूह को पहले ही 4 ऐसे अस्तित्वों का सामना करना पड़ा था। यदि कोई फास्ट मेंटिस को गिन ले जो विकसित होने की प्रक्रिया में था तो 5। यदि अकेला विश्वविद्यालय पहले से ही ऐसा था तो क्या बाहरी दुनिया और भी बदतर स्थिति में नहीं होगी? लेकिन चेन हे के शब्दों से स्थिति में एक स्पष्टीकरण और एक तार्किक कारण प्रतीत हुआ। जिज्ञासा से और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं जंगल में थोड़ा और अंदर चला गया। चेन हे ने कुछ घंटे पहले हुई घटनाओं के बारे में बताते हुए धीरे धीरे समझाया। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां मुझे लगता है कि वह स्थान का केंद्र होना चाहिए, तो मैंने एक देखा, एक के बगल में बड़ी संख्या में भयानक राक्षस। एक अजीब प्राणी जो रेशम कीट जैसा प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि रेशम कीट यहाँ की मुख्य समस्या है क्योंकि वे सभी इसकी रक्षा करते प्रतीत होते हैं। भयानक राक्षस, रेशम कीट जैसा प्राणी। बाई जेमिन ने एक दूसरे की ओर देखा और वही भ्रम, सदमा और भय देखा। चेन हे, जिन भयानक राक्षसों के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वे? शांगुआन बिंगजू किसी बात को लेकर चिंतित दिख रही थी और उसने अपना प्रश्न भी ठीक से पूरा नहीं किया। फिर भी हर कोई समझ गया कि उसका क्या मतलब था। वे हैं। अधिकांश को भयभीत करते हुए चेन हे ने दृढ़ता से सिर हिलाया और धीरे से कहा, केवल आभा से, वे निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के हैं। वे सभी। अध्याय 87 निकास की ओर बढ़ना। चेन हे की बातें सुनकर बाई जेमिन, शांगुआन बिंगजू और लियांग पेंग के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। शांगुआन बिंगजू और लियांग पेंग ने फर्स्ट ऑर्डर प्राणी की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, इसलिए वे जानते थे कि वे जानवर कितने भयानक थे। हालांकि यह सच था कि जादू विरोधी ज़ोंबी और अन्य प्राणियों की आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद वे दोनों बहुत मजबूत हो गए थे। डर अभी भी बना हुआ था। हालांकि चेन हे ने यह नहीं बताया था कि उस अजीब जंगल में कितने प्रथम श्रेणी के जीव थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के मध्य में पाए जाने का उल्लेख किया था। उनमें से केवल 3 या 4 राक्षसी वर्तमान समूह के लिए समस्याएं पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। मानव संख्या उससे अधिक थी और सबने एक साथ आक्रमण कर दिया तो बचना कठिन हो जाएगा। यहां तक कि बाई जेमिन को भी कई फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्वों का सामना करने में कोई भरोसा नहीं था, जब तक कि उन्होंने खुद अपना विकास पूरा नहीं कर लिया। यदि एक ही समय में 2 या शायद 3 होते तो युद्ध के दौरान वह अपनी जान की बाजी लगाकर किसी तरह प्रबंधन कर सकता था। हालांकि उससे अधिक संख्या उनकी क्षमता से परे थी, जिससे उन्हें असहाय महसूस हुआ। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं वास्तव में अभी भी बहुत कमजोर हूं। यदि मैं एक ही समय में कई दसियों या सैकड़ों को मार सकूं तो कितना अच्छा होगा। बाई जेमिन ने चुपके से आह भरी। यदि लिलिथ उसके विचारों को जानती तो वह क्रोध के कारण मर सकती थी। वह पहले से ही सबसे बड़ी विसंगति थी जिसे उसने अपने पूरे जीवन में कभी देखा था या पहले बुद्धिमान प्राणी के प्रकट होने के बाद से सुना था, लेकिन वह अभी भी असंतुष्ट लग रहा था। आपने उनमें से कितने प्राणियों को देखा? भले ही आप सटीक संख्या नहीं जानते हो, आपको एक मोटा अंदाजा होना चाहिए, है ना? बाई जेमिन ने एक क्षण विचार करने के बाद पूछा। जबकि सत्य को जानना कभी कभी हतोत्साहित करने वाला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति झूठ की कल्पनाओं में डूब जाता है तो उसके इस दुनिया में मरने में कुछ ही समय बाकी है। जीवित रहने के लिए बाई जेमिन ने समझा कि न केवल ताकत की जरूरत है, बल्कि यथार्थवादी होने और चीजों को वैसे ही स्वीकार करने की भी जरूरत है, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। अन्यथा किसी को भी शत्रु द्वारा नहीं बल्कि स्वयं द्वारा ही निगला जा सकता है। चेन हे ने एक गहरी सांस ली और उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा और फिर अपनी आवाज में डर के स्वर के साथ कहा, कम से कम प्रथम श्रेणी के लगभग 7 प्राणी होने चाहिए। जहां तक अधिकतम संख्या की बात है, मेरी अनुमान लगभग 1 दर्जन है। 7 न्यूनतम और अधिकतम 1 दर्जन।
लियांग पेंग ने एंटी मैजिक ज़ोंबी की गति और युद्ध कौशल को याद करते हुए अविश्वास में बड़बड़ाया, जिसने उसे लगभग 2 टुकड़ों में काट दिया था। सभी ने अपनी सांसें रोक ली और उनमें से कुछ की आंखों में निराशा के भाव झलक उठे। हालांकि फू जुएफेग और बाकी लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फर्स्ट ऑर्डर प्राणी वास्तव में कितना मजबूत था। वे विशाल बीटल के मृत शरीर और नीली चमड़ी वाले उत्परिवर्तित ज़ोंबी से आने वाली दमनकारी भावना को याद कर सकते थे। इसके अलावा इसके लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ऐसे प्राणियों का सामना किया था उनके चेहरे के भाव शब्दों को अनावश्यक बनाने के लिए पर्याप्त थे। कई सेकंड की असुविधाजनक चुप्पी और दमनकारी माहौल के बाद बाई जेमिन की आवाज ने पुकारा, ऐसा लगता है कि अगर हम अन्य बचे लोगों को इस जगह से निकालना चाहते हैं तो हमें जाने से पहले कुछ चीजें तैयार करनी होंगी, अन्यथा उनमें से एक के भी जीवित रहने की संभावना व्यावहारिक रूप से 0% होगी। यदि बाई जेमिन अकेले जाना चाहता था तो उसे विश्वास था कि शैडो टाइगर जैसे चपलता आधारित प्रथम क्रम के प्राणियों को छोड़कर कोई भी अन्य प्राणी या अस्तित्व वास्तव में उनके कदमों को नहीं रोक सकता था जब तक कि उनमें से एक के पास एक अजीब कौशल न हो। हालांकि यदि वह स्वयं ही जाना चाहता था तो उसने यहां रुककर स्वयं शक्ति जुटाने की कोशिश करने के बजाय बहुत पहले ही इसकी कोशिश कर ली होती। शांगुआन बिन जू भी एक गहरी सांस लेने के बाद शांत हो गई, जिससे उसका संपूर्ण शरीर और भी अधिक निखर गया। उसने सिर हिलाया और शांति से बोली, ये सही है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीजों को समायोजित करने की जरूरत है। बाई जेमिन के कुछ कहे बिना भी वह पहले ही कुछ बातें समझ चुकी थी और उसके दिमाग में लगातार तरह तरह के विचार बन रहे थे। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद समूह ने बचे लोगों को फिर से एक साथ बुलाया और उनमें से एक समूह ने बाई जेमिन द्वारा सौंपे गए कार्य पर काम करना शुरू कर दिया। जब बचे लोग अपना काम कर रहे थे, बाई जेमिन ने योजना की कुछ अंतिम रूपरेखाओं पर चर्चा करने के लिए शांगुआन बिन जू, चेनहे, लियांग पेंग और बाकी लोगों से मुलाकात की। यदि योजना सफल हो जाती तो संभवतः वे बिना किसी हताहत के पीछे हट सकते थे, लेकिन यदि योजना विफल हो जाती तो उनमें से अधिकांश के लिए जीवित रहना कठिन होता। क्योंकि बाई जेमिन और बाकी लोग पूरे दिन 10 बसों को संशोधित करने का काम करने के बाद कुछ हद तक थक गए थे और क्योंकि सूरज पहले ही क्षितिज पर उतरने लगा था, वे सभी रात के खाने के बाद सोने चले गए। पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड के आगमन के बाद से दिन संख्या 11 की शुरुआत के साथ 10 बसें पूरी तरह से भरी हुई थीं। अंतिम सीटें हटा दी गईं और फ्रीजर मांस और सभी प्रकार के खराब होने वाले भोजन से भर गए। फ्रीजर के ऊपर भोजन के बैग रखे हुए थे और बचे हुए लोग, जिनकी संख्या पिछले दिन के नरसंहार के बाद अब केवल 400 से अधिक थी, आसानी और आराम से रहने में सक्षम थे। एक बस में केवल 3 चीजें थीं: शैडो टाइगर की लाश, प्लेटिनम ऐप का बिना सिर वाला शरीर और फास्ट मैंटिस का शरीर। हालांकि सिल्वर ऐप के शरीर को अंदर ले जाना कुछ हद तक समस्याग्रस्त था, लेकिन ऊपर से यह आसान था और लियांग पेंग और झोंगडे के साथ मिलकर काम करने से वे बिना किसी समस्या के जानवर के शरीर को उठाने में कामयाब रहे। वास्तव में पहले पुरुष और महिला छात्रावास से प्राप्त सभी कपड़ों के साथ साथ अन्य प्रकार की उपयोगिताओं को ले जाने के लिए भी पर्याप्त जगह बची हुई थी। महिला छात्रावास के विपरीत, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर एंटी मैजिक ज़ोंबी के अजीब व्यवहार के कारण कई जीवित बचे थे, जिन छात्रों ने खुद को पुरुष छात्रावास में बंद कर लिया था, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। 2 दिन पहले जब बाई जेमिन और बाकी पुरुष छात्रावास में पहुंचे तो दरवाजे टूट गए थे और अंदर बचे लोग पहले से ही लाश में बदल गए थे या बस अन्य लाश या किसी अन्य प्राणी द्वारा खा लिए गए थे। बसें अपने अपने ड्राइवरों द्वारा स्टार्ट की गईं और धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से चलने लगीं। इंजन एक साथ गर्जना कर रहे थे, जिससे दूर बैठे ज़ोंबी का ध्यान आकर्षित हो गया, जो बेहद धीमी गति से घटनास्थल की ओर लड़खड़ाते हुए आने लगे। 10 वाहनों के छोटे काफिले ने विश्वविद्यालय के उत्तर की ओर मुख्य सड़क का चक्कर लगाया, जो दक्षिण की ओर से जुड़ा था और सुविधा से एकमात्र निकास था जहां से बसों को गुजरने की अनुमति मिलती थी। हालांकि अधिकांश भाग के लिए सड़क पहले ही साफ कर दी गई थी, लेकिन उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी लाशों का सफाया करना असंभव था, जब तक कि कोई खोज और शिकार में कई दिन बिताने के लिए तैयार न हो, इसलिए कभी कभी कुछ लाशें सड़क के बीच में दिखाई देती थीं। हालांकि ड्राइवर, जो सामान्य रूप से जीवित बचे थे, ने उनकी परवाह नहीं की और मार्ग में जरा भी बदलाव किए बिना बस आगे बढ़ते रहे। टकराना, टकराना,
टकराना। टकराना। बसें, जिन्हें फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल के शेल का उपयोग करके संशोधित और सुदृढ़ किया गया था, ने बुरी तरह से लाशों पर प्रहार किया और उन्हें कई मीटर तक उड़ा दिया। कुछ लाशों की खोपड़ी भारी टक्कर से सीधे कुचल गई थी, जबकि कुछ भाग्यशाली लाशें कुछ उपेक्षित हड्डी के फ्रैक्चर के साथ अपने पैरों पर वापस आ गईं या अपने निचले शरीर में गतिशीलता खोने के बाद बस अपने हाथों पर रेंगने लगीं। अध्याय 88 उत्परिवर्तित वन। इसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। शांगुआन बिंगजू मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। ये कुछ भी नहीं है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप केंद्र तक नहीं पहुंच जाते और आप अंतर देखेंगे। चेन हे, जो उसके पास बैठा था, ने गंभीर भाव से टिप्पणी की। भले ही उसने चेन हे को एक दिन पहले स्थिति के बारे में बताते हुए सुनने के बाद इसकी उम्मीद की थी, बाई जैमिन अपने चेहरे को थोड़ा बदलने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसने आसपास के वातावरण को स्कैन किया था, जबकि जिस बस पर वह सवार था वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। परिचित इमारतें उपलब्ध सर्वोत्तम सामग्रियों से बनाई गई थीं और जिनकी योजनाएं देश के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई थीं, अब टूट गई थीं, जबकि कुछ संदिग्ध दिखने वाली उलझनें दीवारों से घिरी हुई थीं। सड़क के कुछ हिस्से जगह जगह उगे पेड़ों या अन्य बेहद अजीब पौधों की लंबी जड़ों से टूट गए थे, जिससे वाहनों के चालकों को अपनी गति और भी धीमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि काफी दूरी से भी बाई जैमिन और बाकी लोग पहले से ही कई पेड़ों की चोटियों को देख सकते थे, जो पहले केवल कुछ मीटर ऊंचे थे, अब चुपचाप कई दसियों मीटर ऊपर उठ रहे थे, जैसे कि वे चाहते थे कि हर कोई ऐसा करे, उन्हें देखें, उनकी वृद्धि की घोषणा करते हुए। जीवित बचे लोगों के चेहरे बदल गए और उनके भाव अलग अलग हो गए, लेकिन अधिकांश भाग के लिए वे सभी एक ही समय में आश्चर्यचकित और डरे हुए थे, क्योंकि वे एक साथ इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। हालांकि वे इस अजीब और अपरिचित दृश्य को देखकर डर गए थे, लेकिन जीवित बचे किसी भी व्यक्ति ने बहुत अधिक शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा न केवल आसपास छिपे अज्ञात खतरों के डर से था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि हत्या में बाई जैमिन की क्रूरता और निर्णायकता का प्रदर्शन उन सभी के मन में गहराई से अंकित हो गया था। दुर्भावनापूर्ण इरादों या गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों को मूल रूप से कल ही मार दिया गया था, और जिनके पास अभी भी कुछ प्रकार के जंगली विचार थे, उनमें चेतावनी के बिना अपनी गर्दन नष्ट होने के डर से कुछ भी करने का साहस नहीं था। इसलिए हालांकि माहौल दमनकारी था, अपरिहार्य के अलावा किसी ने भी बहुत अधिक शोर नहीं मचाया और सब कुछ काफी सुचारू रूप से चला गया। शांगुआन बिंगजू एक चौकस महिला होने के नाते जिस बस में वह यात्रा कर रही थी, उसके अंदर बदलाव भी देखा। वह जटिल आंखों से सामने बस की खिड़की से बाहर देखने से खुद को नहीं रोक सकी। जाहिर है, बाई जैमिन द्वारा कल शुरू की गई कार्रवाइयां तत्काल परिणाम दिखा रही थीं। बसें एक 6 या 7 मंजिला इमारत के पीछे रुकीं, जिसे पहले मुख्य पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और बचे हुए लोग समूह के 8 सेनानियों की निगरानी में व्यवस्थित तरीके से उतरने लगे। चेन हे के साथ बाई जैमिन इमारत में गए और इमारत की पहली 3 मंजिलों से लाशों को खत्म करने का त्वरित काम किया, ताकि जीवित बचे लोगों को प्रवेश मिल सके। इसमें उन्हें केवल 10 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि पुस्तकालय आमतौर पर भीड़भाड़ वाली जगह नहीं होती थी। ऐसा उन दिनों में कम होता था जब इंटरनेट में वह सब कुछ होता था जो आवश्यक था। जबकि उनमें से 2 अस्थायी आश्रय के प्रभारी थे, जिसमें बचे हुए लोग तब रुकते थे जब मजबूत लोग बाहरी दुनिया से बाहर निकलने का प्रयास करने के लिए निष्क्रिय जंगल में गहरे चले जाते थे। शांगुआन बिंगजू, लियांग पेंग, कई जिंगी, जो वर्तमान में समूह के 3 सबसे मजबूत लोग, लगभग 300 जीवित बचे लोगों की रक्षा के लिए पीछे रह गए। जहां तक शेष कुछ 100 से अधिक की बात है, वे वर्तमान में फू जुएफेग और झोंग डे के मार्गदर्शन में एक अलग कार्य कर रहे थे। जीवित बचे लोगों के समूह के सामने, जो एक उत्परिवर्तित प्राणी या ज़ोंबी दिखाई देने की स्थिति में मौत या संक्रमण की संभावनाओं को कम करने के लिए एक साथ घनी तरह से पैक होकर चल रहे थे, फू जुएफेग और झोंग डे आसपास के वातावरण को ध्यान से देखते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। चूंकि वे दोनों कम बोलने वाले व्यक्ति थे, अपने उद्देश्यों की परवाह किए बिना और पर्यावरण के खतरे के कारण उनमें से किसी ने भी बातचीत शुरू करने की कोशिश नहीं की और चुपचाप चले गए। लगभग 5 मिनट तक चलने के बाद झोंग डे रुका और आसपास का निरीक्षण करते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह जगह ठीक होनी चाहिए।
फू जुएफेग भी रुक गया और कुछ कदम पीछे चल रहे जीवित बचे लोग भी तुरंत रुक गए। उसने ध्यान से आसपास का निरीक्षण किया और देखा कि हरी घास जो पहले बड़े करीने से काटी गई थी अब इतनी लंबी हो गई थी कि वह उसके घुटनों से होकर गुजर रही थी। ठीक है। फू जुएफेग ने सिर हिलाया, वह अभी भी बाई जेमिन द्वारा कल दिए गए अवसर को चूक जाने से थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। झोंक डे ने उसकी ओर देखा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए एक दुर्लभ मुस्कान के साथ कहा, लंबा चेहरा क्यों? क्या बड़े भाई बाई ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है? जब से हमने उसका अनुसरण करना शुरू किया, उसने न केवल हमें सबसे अच्छा खाना दिया, बल्कि हमें अपने विचारों, राय को व्यक्त करने का अधिकार भी दिया और यहाँ तक कि हमें मूल्यवान खजाने देकर मजबूत बनने का अवसर भी दिया। मेरा मानना है कि जब तक हम ईमानदारी से उसका पालन करते हैं, तब तक हमें बेहतर भविष्य और अवसर मिल सकते हैं। मजबूत बनना स्वाभाविक रूप से आएगा। फू जुएफेग आश्चर्यचकित था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने झोंक डे को एक ही समय में इतने सारे शब्द बोलते हुए सुना था। हालांकि उसके साथी के शब्दों ने उसके निराशावादी मूड को हल्का कर दिया और उसने दृढ़ता से सिर हिलाया, आप सही हैं। हमें बस उसके नक्शे कदम पर चलना है और वह रास्ता दिखाएगा जैसा कि उसने अब तक हमेशा किया है। झोंक डे ने चुपचाप सिर हिलाया और उसकी ओर अंगूठा उठाया। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था, अन्यथा वे इस जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते। इसके अलावा उनकी अनुकूलन क्षमता भी सामान्य जीवित बचे लोगों की तुलना में अधिक थी, जिससे उन्हें उन चीजों पर ध्यान देने की अनुमति मिली जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर सकते थे। इसलिए फू जुएफेग और झोंक डे दोनों जानते थे कि जब तक बाई जेमिन की अचानक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक इस नई दुनिया में महान उपलब्धियां हासिल करना उनकी किस्मत में था। वर्तमान में फू जुएफेग स्तर 15 और झोंक डे स्तर 13 था। हालांकि इस बिंदु पर भी वे बाई जेमिन की पीठ भी नहीं देख सके। वे दोनों जानते थे कि उनके वर्तमान आंकड़ों के साथ कुछ दर्जन लोगों का सामना करना भी कोई चुनौती नहीं थी, फिर भी उनमें से कोई भी बाई जेमिन की ताकत को समझ नहीं सका। वे दोनों जानते थे कि दुनिया बदल गई है और समाज कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। भले ही इंसानों ने दुनिया पर फिर से कब्जा कर लिया हो, चीजें पहले जैसी नहीं हो सकती। नई शक्तियां उत्पन्न होंगी और विकसित होने की संभावना के साथ सरकार, सैन्य बल सभी कुछ का पुनर्गठन किया जाएगा। दुनिया अतीत की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक थी, हालांकि अवसर खतरे के साथ साथ आए। झोंक डे और फू जुएफेग ने अपनी नियति बदलने का फैसला किया था और यदि वे अभी भी जीवित थे तो अपने परिवारों की भी। कैसे? बाई जेमिन पर सब कुछ दांव पर लगाना। चूंकि वह इतनी तेजी से इस हद तक बढ़ने में कामयाब हो गया था और यहां तक कि फर्स्ट ऑर्डर के अस्तित्व को भी इतनी आसानी से समाप्त करने में सक्षम था, बाई जेमिन का भविष्य शानदार होगा और उसके अनुयायियों के शुरुआती समूह झोंक डे और फू जुएफेग के साथ साथ उनके प्रियजन स्वाभाविक रूप से उस चमक का एक छोटा सा हिस्सा लेने में सक्षम होंगे। अध्याय 89 उत्परिवर्तित जंगल का सच्चा आतंक भाग 1। हम शुरू करेंगे क्या? फू जुएफेग ने झोंक डे की ओर देखा और कुछ उत्साहित मुस्कान के साथ पूछा। झोंक डे के मुंह का कोना 2 बार हिला लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया, चलो शुरू करें। फू जुएफेग ने पलटकर जीवित बचे लोगों की ओर देखते हुए अधिकारपूर्ण स्वर में बोलने की कोशिश की, आसपास के पौधों और घास पर तेल और गैसोलीन फैलाना शुरू करें। याद रखें कि बहुत गहराई तक न जाएं और केवल बाहरी परिधि पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे कम आत्मविश्वास वाला वह युवक कुछ रवैया अपनाने लगा था। उस समय बाई जेमिन द्वारा प्रदान किए गए अद्भुत अवसर के लिए धन्यवाद। फू जुएफेग धीरे धीरे नेतृत्व के योग्य व्यक्ति बन रहा था। यह उनके अतीत की तुलना में एक बड़ा विरोधाभास था, जो शर्मीले थे और इस स्तर तक आरक्षित थे कि उनके लिए सामान्य बातचीत करना भी मुश्किल था। बचे लोगों ने सिर हिलाया और सावधान कदमों से आगे बढ़ने लगे। ये 100 अधिकतर पुरुष थे और उनमें कुछ ही महिलाएं थीं। प्रत्येक को एक दिन पहले ही सावधानीपूर्वक चुना गया था और सभी अप्रत्यक्ष रूप से खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर थे। लड़ाई का अभी भी सवाल ही नहीं था, लेकिन अगर किसी उत्परिवर्तित जीव का सामना किए बिना थोड़ा जोखिम लेने की बात होती तो वे अभी भी ठीक थे। यही कारण है कि इन सैकड़ों जीवित बचे लोगों ने इस खतरनाक जगह पर आने का साहस किया। प्रत्येक जीवित बचे व्यक्ति के पास 2 लीटर की बोतल थी और उनमें से कुछ के पास 5 लीटर के जेरी कैन भरे हुए थे।
बोतलों में तेल था और जेरी कैन में गैसोलीन था जो एक दिन पहले सबवे पार्किंग में खड़ी कारों से निकाला गया था। हालांकि ईंधन जैसे संसाधन को बर्बाद करना शर्म की बात थी, हर कोई जानता था कि समूह के नेताओं द्वारा तैयार की गई योजना सब कुछ खत्म करने का सबसे अच्छा विकल्प था। बचे हुए लोग सावधानी से आगे बढ़े और हर जगह तेल और गैसोलीन डालना शुरू कर दिया। कुछ गिरे हुए पेड़ के तने या शाखाएं, सूखी अमृत पत्तियां, घास पर, कुछ झाड़ियों पर, मूल रूप से उस क्षेत्र की बाहरी परिधि में सब कुछ जहां बचे हुए लोग थे, ज्वलनशील पदार्थ का छिड़काव किया गया था। ठीक है। चरण संख्या 1 जंगल में आग लगाना था। हालांकि अधिक गहराई तक जाना संभव नहीं था क्योंकि जीवित बचे लोगों को ये जाने बिना ही मार दिया जाएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। चेन्हे के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद कुछ लोगों को एहसास हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर के जीव जंगल से बाहर नहीं आए, इसका कारण संभवतः उनकी रक्षा करना था। अजीब रेशम कीट जैसा राक्षस। वास्तव में प्लेटिनम वानर एक दिन पहले इतना उग्र हो गया था और उसने जंगल छोड़ दिया था और यहाँ तक कि शांगुआन बिंगजू को भी नजरअंदाज कर दिया था। उसका एकमात्र कारण केवल चेन्हे पर ध्यान केंद्रित करना था, क्योंकि वह जानवर सो रहा था जब उसने गुप्त रूप से उसे मारने की कोशिश की थी। उसके हृदय से थोड़ी दूरी पर उसके सीने में जादू से भरा एक तीर मारा गया। अन्यथा यह संभावना नहीं थी कि प्लेटिनम वानर जंगल के केंद्र को छोड़ देगा। जहां तक फर्स्ट ऑर्डर के बाकी प्राणियों के जंगल छोड़ने की बात है, बाइजेमिन और बाकी लोग निश्चित नहीं हो सकते थे, लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे केंद्र के बजाय बाहरी परिधि पर थे। हो गया, फू जुएफेग ने धीरे से कहा और जीवित बचे लोगों को वापस लौटने का इशारा किया। आइए वापस रिपोर्ट करें। झोंक देने घूमने से पहले आखिरी बार परिवर्तित जंगल को देखा और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस चलना शुरू कर दिया। एक 5 मंजिला इमारत के शीर्ष पर, जिसके ठीक सामने 100 जीवित बचे लोगों के समूह ने तेल और गैसोलीन का छिड़काव किया था, बाइजेमिन चुपचाप खड़ा था और जहां तक नजर जा सकती थी, वहां तक फैले हुए जंगल को देख रहा था। हवा का हल्का झोंका जो उसके चेहरे को छू रहा था, उसमें ईंधन की तेज गंध थी जो नशीली थी, लेकिन एक तरह से इसमें आकर्षण का स्पर्श भी था जो उसे लगातार याद दिला रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसके बगल में लिलिथ हवा में एक पैर दूसरे के घुटने पर रखकर बैठी थी और आलस्य से अपना चेहरा एक हाथ पर टिका रही थी। हालांकि वह कैजुअल दिखती थी, लेकिन अगर कोई उसकी आकर्षक लाल आंखों पर विशेष ध्यान देता है तो वह आसानी से उत्तेजना और प्रसन्नता की चमक को देख सकता है जो एक शरारती बच्चे की तरह लगातार टिमटिमा रही थी। तो क्या अब तुम ऐसा करोगे? लिलिथ ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें बाइजेमिन ने अपनी नजरें हटाए बिना सिर हिलाया और धीरे से कहा, वर्तमान में मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैंने मन पर अपना नियंत्रण सुधार लिया, मैंने जादू की मात्रा पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करना भी सीख लिया जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं, और मैंने और अधिक के लिए प्रशिक्षण भी लिया। मेरे रक्त हेरफेर के साथ पूरे 3 दिनों तक व्यावहारिक रूप से बिना किसी ब्रेक के हर दिन 15 घंटे से अधिक। वह रुका और अपनी आंखें बंद कर ली, अपने चारों ओर मन को महसूस करने की कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, मैंने एक अजेय हमले की भी योजना बनाई है। इस बिंदु पर मेरा सबसे मजबूत हमला। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के अस्तित्व को नहीं मार सकता इस सब के बाद मेरे खाली हाथ, तो मैं ये भी सोचना शुरू कर सकता हूं कि ऐसा कार्य वास्तव में पूरा करना असंभव है और सोल रिकॉर्ड नामक यह अज्ञात इकाई पागल है। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप ये करने में सक्षम होंगे। लिलिथ ने अपने काले बालों की लट को अपनी तर्जनी पर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा विकास अब तक का सबसे भयानक लेकिन साथ ही अद्भुत है जो मैंने कभी देखा है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकना। बाइजेमिन ने हंसते हुए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। वास्तव में भले ही लिलिथ ने ये शब्द नहीं कहे हों, फिर भी उसे 99.9% विश्वास था कि उसका हमला निश्चित रूप से उसके दुश्मन की जान लेने में सफल होगा। जहां तक शेष 0.1% की बात है, वह उस स्थिति से परे आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित था जिसे वह संभाल सकता था। इसके तुरंत बाद बाइजेमिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इमारत से नीचे देखा। वहां शांगुआन बिंगजू चेन्हे और लियांग पेन के साथ सुविधा के अंदर से बाहर आ रहा था। वे योजना के दूसरे चरण पर चर्चा करते दिख रहे थे। जैसे कि उसकी नजर को महसूस करते हुए शांगुआन बिंगजू ने बातचीत रोक दी और ऊपर देखा।
उसकी उदासीन आसमानी रंग की आंखें सर्दियों की रात की तरह अंधेरे और ठंडी आंखों की एक जोड़ी से मिली। बिना कुछ कहे शांगुआन बिंग जू उत्परिवर्तित जंगल की ओर चलने लगा। दूसरी ओर चेन ही ने कुछ बार छलांग लगाए और जंगल की ओर अपने पहले से लोड किए गए क्रॉसबो को निशाना बनाने से पहले बाई जेमिन के बगल की एक इमारत पर चढ़ गया। जहां तक मोटे लियांग पेन की बात है, उसने अपने बड़े हथौड़े को कसकर पकड़ लिया और दोनों पैरों को मजबूती से जमीन पर टिका दिया और अपनी आंखें अपरिचित लेकिन खतरे से भरे जंगल की ओर कर ली। इससे पहले कि शांगुआन बिंग जू बहुत दूर निकल जाए, बाई जेमिन जोर से चिल्लाए, अरे शांगुआन बिंग जू। वह रुक गई और ठीक समय पर उसकी ओर देखने के लिए आधी घूम गई और देखा कि वह उस पर कुछ फेंक रहा है। फुर्तीली और आसान हरकत से उसने जो वस्तु फेंकी उसे उसने पकड़ लिया। यह क्या था ये देखने के बाद उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुल गया और उसकी उदासीन आंखों में लंबे समय में पहली बार भावनाओं की तरंग दैर्ध्य थी जिसे वह खुद भी नहीं समझ सकी। मैं इसे तुम्हें उधार दे दूंगा। जब तुम वापस आओगे तो मुझे इसे वापस दे देना। बाई जेमिन की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। अंत में उसने इमारत के शीर्ष की ओर देखा और पहला शब्द जो उसके दिमाग में आया, उसने कहा, धन्यवाद। उन्हें। बाई जेमिन ने सिर हिलाया और लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं। अध्याय 90 उत्परिवर्तित जंगल का सच्चा आतंक भाग 2 अंतिम। चेन हे और लियांग पेंग ने बाई जेमिन और शांगुआन बिंग जू के बीच अजीब बातचीत देखी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा था या उसने उन्हें धन्यवाद क्यों दिया था। हालांकि इस तथ्य के कारण कि जो होने वाला था उसके लिए वे हाय अलर्ट पर थे, उनमें से किसी ने भी उत्परिवर्तित जंगल से दूर देखने की हिम्मत नहीं की। इतनी देर में पहली बार धन्यवाद के शब्द कहने के बाद, यहां तक कि उसे याद भी नहीं आया कि यह आखिरी बार कब था, शांगुआन बिंग जू ने उस वस्तु को ध्यान से हटा दिया जो बाई जेमिन ने उसे दी थी और अकेले उत्परिवर्तित जंगल में चली गई। बाई जेमिन ने उसकी पतली छोटी पीठ को देखा जो कांच की खिड़की की तरह नाजुक लग रही थी और धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो रही थी। फिर वह अपने बाएं घुटने के बल बैठ गया और अपने बैग से ब्लेजिंग बीटल के खून की 2 बोतलें निकाली। उसने ध्यान से खून को अपने सामने तब तक बिखेरा जब तक कि एक चमकीला लाल पूल नहीं बन गया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वह बाहर से शांत दिख रहा था, उसका दिमाग एक भाले की कल्पना करते हुए ओवरटाइम काम कर रहा था क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर मैना को घुमाना शुरू कर दिया था, इस बार बचाने की चिंता किए बिना। उसी समय जब उसका मैना आश्चर्यजनक गति से खर्च होने लगा, बाई जेमिन ने जितना संभव हो उतनी जादुई शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने जादू का उपयोग करना शुरू कर दिया, जबकि उसके दिमाग में सबसे अच्छे भाले की छवि चमकने लगी। किसी भी सुरक्षा को भेदने और किसी भी बाधा को नष्ट करने में सक्षम होने के लिए नोक को तेज होना चाहिए। पूला इतना मजबूत हो कि दुश्मन द्वारा आसानी से नष्ट न किया जा सके। फेंकने के लिए पकड़ना आसान है लेकिन वापस लेना मुश्किल है। हथियार की प्रत्येक पंक्ति उसके दिमाग में टिमटिमा रही थी क्योंकि बाई जेमिन ने खुद को हथौड़ा चलाने और उच्च तापमान पर आग का उपयोग करके निहाई पर धातु को पीटने की कल्पना की थी। उपकरणों के बिना भी जादू और मन के साथ वह अपने रक्त हेरफेर को जोड़कर वस्तुओं का निर्माण कर सकता था। हालांकि यह वैसा नहीं था, फिर भी सृजन तो सृजन ही था। जमीन पर खून लाल रंग का हो गया और धीरे धीरे 3 ब्लेड वाला एक भाला आकार लेने लगा। खून जम गया, उत्कीर्णन के समान अजीब रेखाएं चरखी पर दिखाई देने लगी और अंत पोकर का ट्राफोइल के समान आकार में दिखाई देने लगा। बाई जेमिन जो बना रही थी वह कोई सामान्य भाला नहीं था, वह विशेष रूप से एक त्रिशूल था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी क्योंकि उसके 273 मन बिंदु बेतहाशा बाहर की ओर निकल रहे थे जैसे कि पानी का बांध टूट गया हो। यदि बाई जेमिन की योजना सफल रही तो उसे कुछ भी पीछे रखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे कहीं अधिक पुरस्कार मिलेगा। इस बीच शांगुआन बिंग जू उत्परिवर्तित जंगल के माध्यम से आगे बढ़ा और अधिक गहराई में स्थान के केंद्र के करीब और करीब बढ़ता गया। पहली चीज जिस पर उसने ध्यान दिया वह थी उसके आसपास की हवा की शुद्धता। हवा इतनी शुद्ध थी कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके फेफड़े उस प्रदूषित हवा से शुद्ध हो रहे हैं जिसमें उसने जीवन भर सांस ली थी। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह जो सांस ले रही थी वह बिल्कुल वही हवा नहीं थी जिसे वह जन्म से जानती थी। मन
जैसे जैसे वह गहराई में दौड़ती गई, उसके मन में ऐसा विचार कौंधता गया। हवा मन से आवेशित हो गई और वह केंद्र के जितना करीब पहुंची, मन की मात्रा उतनी ही सघन होती गई। यदि इस स्थान के बाहर की हवा मनुष्य द्वारा सांस ली गई हवा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम और अन्य की संरचना थी, तब शांगरुआन बिंगजू अभी जिस हवा में सांस ले रहा था उसमें मुख्य घटक के रूप में मन भी शामिल था। अपनी तेज गति के कारण शांगरुआन बिंगजू उस जगह की सुंदरता पर ध्यान नहीं दे रही थी, अन्यथा वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती कि उसके चारों ओर सब कुछ कितना सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। बेसिन के आकार की कुछ तितलियों ने अपने पंखों को धीरे से फड़फड़ाया, जबकि वयस्क मानव मुट्ठी के आकार की मधुमक्खियां लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे फूलों पर आराम से आराम कर रही थीं। वहां कुछ कुत्ते भी शांति से सो रहे थे और उनके पास कुछ उत्परिवर्तित बिल्लियां भी थीं। ऐसा लगता है कि उन सभी ने लड़ाई न करने के लिए एक सामरिक समझौता किया है और इसके बजाय वे सोते समय भी जितना संभव हो उतना मैना को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लगभग 1 मिनट बाद शांगरुआन बिंगजू खुद को थोड़ा लड़खड़ाने से नहीं रोक सकी और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका खून धीरे धीरे उबलने लगा है, जैसे कि ज्वालामुखी फटने वाला था, और अचानक बेचैनी के कारण उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। यह एहसास वैसा ही था जैसा उसने सर्वनाश के पहले दिन के दौरान महसूस किया था। कुछ सेकंड पहले उसकी आंखों की रेटिना में अजीब संदेश चमका था, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा था। मनुष्य जानवरों, कीड़ों या पौधों से भिन्न थे। मनुष्य अपनी इच्छानुसार आसपास के मन को आसानी से अवशोषित नहीं कर सकता है, और यही कारण है कि हर किसी की आत्मा में दुनिया के मन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यदि वह मात्रा उपयोगकर्ता की आत्मा द्वारा सहने योग्य सीमा से अधिक हो जाती है, तो ज़ोंबी जैसे उत्परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि शरीर पूर्ण मृत्यु से बचने के लिए यथासंभव सर्वोत्तम और जितनी जल्दी हो सके परिवर्तन को अनुकूलित करने का प्रयास करेगा। इस समय वह यही अनुभव कर रही थी। मन के अवशोषण को काफी हद तक धीमा करने के लिए उसने जल्दी से सांस लेना बंद कर दिया और अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। हालांकि शांगरुआन बिंगजू का ध्यान जादू के रास्ते पर अधिक था, लेकिन उसकी हाथापाई की क्षमता में कोई कमी नहीं थी। पृथ्वी पर सोल रिकॉर्ड की उपस्थिति से पहले ही मार्शल आर्ट के मामले में वह पहले से ही एक प्रतिभाशाली थी, और इस प्रकार उसके पास गैर रैंक निष्क्रिय कौशल स्तर 3 कॉम्बैट विशेषज्ञ थी। इसके अलावा हर बार जब वह आगे बढ़ी तो उसने चपलता में दोनों अंक जोड़ दिए। जहां तक कारण का सवाल है, शायद केवल वही ठीक ठीक जानती थी। वास्तविकता ये थी कि प्लेटिनम ऐप से बड़ी मात्रा में सोल पावर प्राप्त करने के बाद वह एक दिन पहले 24 के स्तर पर पहुंच गई थी और वर्तमान में अपना पहला वास्तविक विकास शुरू करने में सक्षम होने के करीब थी। इसलिए 48 चपलता अंक अकेले लेवलिंग से आए। वर्तमान में 2 फर्स्ट ऑर्डर अस्तित्वों की हार और वध में सहयोग करने के साथ साथ उसके सामान्य श्रेणी के खजाने के जूते के कारण कुल मिलाकर 109 अंक तक पहुंच गए। हालांकि वह बाई जेमिन से तुलना नहीं कर सकती थी, जिसके पास लगभग 130 चपलता अंक थे, भले ही उसके पास अभी भी 32 स्टेटस अंक आरक्षित थे और 25 के स्तर पर अटके होने के कारण बहुत सारी आत्मिक शक्ति को अवशोषित करना था। उसकी चपलता अन्य की तुलना में उत्कृष्ट थी। कुछ सेकंड बाद वह अंततः उस स्थान पर पहुंची जो उस स्थान का केंद्र प्रतीत होता था, और अपनी शांति के साथ भी वह इस दृश्य को देखकर भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सकी। उस समय चेन्हे के पास शायद अपने आसपास की स्थिति को ध्यान से देखने का समय नहीं था, अन्यथा वह ये नहीं कहता कि वहां कम से कम 1 दर्जन फर्स्ट ऑर्डर जीव होने चाहिए। केवल 1-2 बार इधर उधर देखने पर शांगरुआन बिंगजू की गिनती पहले ही 20 से अधिक हो चुकी थी। प्लेटिनम ऐप की आत्मिक शक्ति को आत्मसात करने के बाद शांगरुआन बिंगजू को अपने आंकड़ों में भारी वृद्धि मिली थी। ठीक इसी वजह से वह आमने सामने लड़ने और 45 स्तर से नीचे के प्रथम क्रम के प्राणी को मारने में आश्वस्त थी। हालांकि अगर वे सभी उस पर हमला करने के लिए एकजुट हो गए और उसे घेरने में कामयाब रहे, तो वह मारे जाने से पहले 1 सेकंड के लिए भी विरोध नहीं कर पाएगी।